तो आज का स्टार्ट करने से पहले एक जल्दी से छोटा सा आज मैं कोट लेके आई हूँ। ये समझ नहीं आएगा से लगेगा ये क्या है। इट्स ऑलरेडी योर्स। इस कोट का मतलब अच्छे से समझो। ऑलरेडी 98 मार्क्स आपके हाथ में है। ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑलरेडी आप 98% टेंथ में ला चुके हो। बस अब वो सब विजुअलाइज कर लो, सोच लो कि आपको सब मिल चुका है, बस उसकी तरफ का रास्ता तय करना है। तो ये जो रास्ता है ये सिर्फ 3 महीने का रास्ता है। ऑलरेडी 98 मार्क्स आ चुके हैं। ऑलरेडी 98% भी ला चुके हो। साइंस अच्छी चल रही है, मैथ्स अच्छी चल रही है, इंग्लिश अच्छी चल रही है, सोशल साइंस भी अच्छी चल रही है। सब ऑलरेडी आपके हाथ में है। इट्स योर्स ऑलरेडी, आपके पास है ये, बस उसको लेने जाना है अब हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो कोट है, ये जो 3 शब्द हैं, इसने मेरी लाइफ बहुत हद तक बदली है। तो मैं कोशिश वही करती हूँ यहाँ पे वो कोट लाने की जिससे मैं रिलेट करती हूँ, जो मेरी लाइफ में काम किया है, जो लगता है कि यार ये इसने मेरे लिए जरूर अच्छी चीज करी है, तो वही मैं आपको बताऊंगी। मैं ऐसे कोट्स लाना पसंद नहीं करती हूँ बच्चों जिसने मेरे लिए काम नहीं किया, या जिसको पढ़ के मुझे लगे कि यार मेरे को इतना मोटिवेशन इस कोट से नहीं मिला है। लेकिन इन 3 शब्दों से मुझे ऐसा मोटिवेशन मिला है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है जब मैंने मोटिवेशन वाला कोट देखा था। आप तो अभी बहुत जल्दी मैं आपको बता रही हूँ, मैं 12th में थी जब मैंने कोट पढ़ा था, और तब मैं बहुत डिमोटिवेटेड थी। तब मैंने सोचा था यार ये लाइन मतलब कितनी पावरफुल वर्ड्स है, इट्स ऑलरेडी योर्स। 12th का रिजल्ट मेरे हाथ में है ऑलरेडी, मुझे पता है, अब बस पढ़ना बाकी है, थोड़ा सा रास्ता और कंप्लीट करना है। और वही हुआ। आज आपके सामने मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और यही मैंने हमेशा विजुअलाइज करा है, हमेशा जिंदगी भर की, मेरे को टीचर बनना है। ठीक है, और मैं आपके सामने हूँ, तो जीता जाता एग्जाम्पल हूं मैं इस कोट का। आप इसको पढ़ो और सोच लो कि आपको मिल चुका है सब, बस अब उसका रास्ता जो है ना वो पूरा करना है। मतलब आपके सामने पानी का ग्लास है, आपको पता है कि वो आपको मिल जाएगा, बस वहां तक चल के जाना है। बस सोशल साइंस में भी यही है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। ओके स्वयं प्रभा, आपको क्या हेल्प चाहिए आप बताओ मुझे। योगांक, यही तो बात है कि मैम फिर तो हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए। ये कोर्स सिर्फ तभी काम करता है, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। आप सोचो कि मुझे तो मिल ही जाएगा, पर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो जो डेस्टिनी है ना वो ऐसे पलट जाएगी कि इस इंसान ने तो काम ही नहीं करा, इसको वो चीज क्यों मिले। काम का फल आपको तभी मिलेगा जब आप वर्क हार्ड करोगे। तो योगांग, जो आप सोच रहे हो ना कि यार मेरे को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो मुझे तो वैसे भी मिल जाएगा, ऑलरेडी मेरा है, नहीं। 1 सेकंड में अगर कुछ चीज मिल सकती है तो उसी सेकंड आपसे छीनी भी जा सकती है। ठीक है, तो जितनी आसानी से आपको वो मिलेगा, आप काम कर लोगे और आपको मिल जाएगा, उससे डबल आसानी से वो आपके हाथ से जा सकता है अगर आपने उसके लिए काम नहीं किया। ठीक है युगांग, इट मीन्स यू गॉट द मैप ऑफ सक्सेस एंड यू हैव टू अचीव इट। यस क्रिश, ऑलरेडी सक्सेस आपको इधर से दिख रही है। जैसे अगर आप कहीं घूमने जाते हो, आप बोलते हो मम्मी वो देखो गार्डन आ गया है, आपको दिख रहा है वो गार्डन आपके सामने है, आपको बस जाना ही तो है ना। तो आप जब तक जाओगे नहीं उस गार्डन तक पहुंचोगे कैसे। आप सोचो कि नहीं नहीं गार्डन मेरे पास चल के आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा ना उस गार्डन तक, लेकिन दिख रहा है। तो ये भी आपको दिख रहा है, 99 मार्क्स 98 मार्क्स आपके सामने आपको दिख रहे हैं, पर लेने जाना पड़ेगा उसको, और वो रास्ता है वो ये 3 महीने का है। अब कॉन्सेप्ट समझे। चलो मैम, साइंस एंड मैथ्स के चक्कर में एसएसटी कुछ नहीं पढ़ा है, और मेरे प्री बोर्ड है 3 जनवरी से, तो बस अब ये यही टाइम है, अभी जो कर लिया बस कर लिया। साइंस एंड मैथ्स बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया है मैं जानती हूँ, लेकिन साइंस एंड मैथ्स में 99 मार्क्स लेकर आ गए, और इंग्लिश और एसएसटी में 50-50 मार्क्स लेके आओगे, तो जो ओवर रैंक परसेंटेज है ना ओवरऑल, वो बिल्कुल ऐसे जाएगी नीचे। ठीक है, तो सबको बराबरी पे रखना है। ठीक है, ओके रिया, चलो अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इज एक्सट्रीमली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज। एक एक लाइन समझेंगे। वाइल्ड लाइफ में कौन कौन आता है, एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स के आसपास का एरिया आता है, ट्रीज आते हैं, फॉरेस्ट आता है, इंसेक्ट्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स आते हैं, नॉर्मल एनिमल्स आते हैं, छोटे एनिमल्स आते हैं, बड़े एनिमल्स आते हैं, पूरा वाइल्ड लाइफ, इसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। स्पीशीज, अलग अलग टाइप की स्पीशीज होती हैं, अभी धीरे धीरे बताऊंगी कि स्पीशीज किस किस प्रकार की होती हैं। ठीक है, डाइवर्स मतलब बहुत ज्यादा, अलग अलग वेराइटी, इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटरग्रेटेड। इंटरग्रेटेड मतलब सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। आज हमारे पास पेड़ हैं, तो पेड़ हमें क्या देता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है या ऑक्सीजन देता है। क्यों बोलते हैं कि पेड़ उगाओ पेड़ उगाओ, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं वो प्लांट्स ले लेते हैं, और हमें इन रिटर्न क्या देते हैं, ऑक्सीजन। तो अगर आसपास प्लांट्स नहीं होंगे बच्चों, पेड़ नहीं होंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारे लिए जो सर्वाइवल है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो सब इंटरग्रेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है थ्रू अ मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। अब ये मल्टीपल नेटवर्क मतलब आज हमारी प्लांट्स मदद कर रहे हैं। आप बहुत जो वेजिटेरियंस हैं उनका सारा खाना प्लांट बेस्ड होता है। अगर आपको ज्वार बाजरा वीट शुगर ये सब नहीं मिलेगा तो खाने के बिना आप जी पाओगे? बिल्कुल नहीं जी पाओगे। तो ये सब हम लिंक्ड ही तो हैं एक दूसरे से, है ना। अगर जो ये नेटवर्क चल रहा है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। उन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को थोड़े बड़े बड़े एनिमल्स खाते हैं, फिर उन एनिमल्स को और बड़े एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो ये जो चेन चल रही है, हम ह्यूमंस का सर्वाइवल किस लिए पॉसिबल है? क्योंकि आसपास हमारे प्लांट्स, आसपास जो एनिमल्स हैं, जो कैटल है, हमें दूध डेयरी घी ये सब कहाँ से मिलता है? एनिमल्स के थ्रू मिलता है ना। तो ये जो सर्वाइवल में सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, उस कनेक्शन को, पूरे कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी। ये देखो, ये सारा जो आपको जितने भी फोटोज दिख रही है इसमें कौन कौन दिख रहे हैं? नॉर्मल स्पीशीज में हम तो एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन, एलिफेंट, इतने टाइप के फॉरेस्ट, इतने टाइप के प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लिजर्ड, ये सब मिलके कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो सॉइल में रहते हैं बच्चों, या फिर वो प्लांट्स के ऊपर प्लांट्स को छोटे छोटा खाते हैं या सॉइल्स में रहते हैं, तो जब वो सॉइल में रहते हैं तो एक वो नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं कि वो सॉइल को और अच्छा बनाते हैं ताकि और अच्छे क्रॉप्स उग सके। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी तो काम है ना। हमारी बॉडी में भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं, आपने सुना ही होगा, साइंस पढ़ी है तो। और जब बैड बैक्टीरिया आ जाता है तो मतलब अगर हमने कुछ बैड बैक्टीरिया कुछ खाने के साथ खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना। तो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, इतने टाइप के एनिमल्स हैं हमारे आसपास, इतने तरीके के प्लांट्स हैं, इतने तरीके के फॉरेस्ट हैं, ये सब क्या है? बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मिलके क्या करते हैं? हमारे लिए एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हमारी मदद करते हैं प्लांट्स, वाटर हम जो पीते हैं उसमें हमारी मदद होती है, एक दूसरे से सब कनेक्टेड है। सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वो सॉइल में जाते हैं तो और नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं। प्रोड्यूसेस आर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। यहां तक क्लियर है? इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज एंड इट हैज नियरली 8%। 1 मार्क क्वेश्चन, अगर जो नोट्स बना रहा है वो ये नोट बनाता रहेगा। 1 मार्क क्वेश्चन में क्या आ गया? इंडिया के पास कितना अमाउंट, कितना परसेंट में स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में? लगभग 8%। चलो आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे बनेगा अभी बताती हूँ। एज द लिस्ट जनरेटेड बाय अच्छा, IUCN का एक तो 1 मार्क क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि IUCN का फुल फॉर्म बताओ। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यहां तक लिख के आ जाता है। आधा मार्क्स कट जाएगा, पूरा है एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सिर्फ नेचर नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज में मिनरल्स भी आते हैं, टिम्बर भी आता है, अलग अलग प्लांट्स और फॉरेस्ट के प्रोड्यूसेस भी आते हैं। तो पूरा लिखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये 1 मार्क क्वेश्चन हमेशा फेवरेट एनसीईआरटी का बन के आएगा, ठीक है। ऑल राइट, नॉर्मल स्पीशीज सबसे फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके 6 पार्ट्स हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन बन के आ सकता है बच्चों, तो याद रखना है, ठीक है। ऑल राइट, नॉर्मल स्पीशीज, स्पीशीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल। अब मैंने पुरानी, अगर मेरी पिछली वाली लाइव क्लास में आए होगे तो मैंने बताया था कि जब भी कोई आंसर बना रहे होते हो सबके कीवर्ड्स याद रखना है। तो नॉर्मल स्पीशीज अपने आप में आंसर है जिसका पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे नॉर्मल स्पीशीज के? एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन, मतलब हमारा एक्सटिंक्ट होना, हमारा इस धरती पे से गायब हो जाना मतलब बहुत आसान नहीं है, अभी सेंचुरीज लग जाएंगे। तो एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन आ गई। कैटल, वेरी गुड, कैटल हमारे वर्ल्ड में बहुत हाई नंबर में है, तो उनका भी अभी कोई डर नहीं है कि यार ये एक्सटेंट हो जाएंगे, क्या ये बहुत तादाद में तो खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड। सैल ट्रीज, ये ऐसे पेड़ हैं, देखो फोटो देखते हैं, पाइन का फोटो है हमारे पास। तो ये वाले जो ट्रीज हैं ये इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड में काफी अमाउंट में है, बहुत नंबर में है। तो एक तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो पाइन एंड सैल ट्रीज। रोडेंट्स में कौन आता है बच्चों? रोडेंट्स, चूहे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल स्पीशीज सबको क्लियर? नॉर्मल स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जो कि कंसिडर की जाती है कि ये अभी नॉर्मल अमाउंट में है पूरे वर्ल्ड में, ये एक्सटेंट नहीं हो सकती, ये गायब नहीं हो सकती, इनके ऊपर कोई भी ऐसा वार्निंग साइन नहीं है, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, सैल, पाइन ट्रीज, रोडेंट्स, कैटल।
इतना क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये कौन सी स्पीशीज हैं? दे आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड वुड इवेंचुअली डिक्लाइन। इसको समझो, ऑलरेडी इनका ध्यान नहीं रखा तो ये डिक्लाइन हो जाएंगे। डिक्लाइन मतलब खत्म होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, इफ द प्रेजेंट कंडीशंस कंटिन्यू एंड नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू। अब ये प्रेजेंट कंडीशंस कौन से हैं, नेगेटिव कंडीशंस कौन से हैं? जो जो नोट्स बना रहा है ब्रैकेट में लिखेगा कि नेगेटिव फैक्टर्स जैसे तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम इतने तादाद में बढ़ रहे हैं कि लैंड, उनका जो लैंड है, उनका जो फॉरेस्ट एरिया है जहां पे वो सरवाइव करते हैं, उनको क्लियर कर करके हम अपनी इंडस्ट्रीज, हम अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो अगर बच्चों हम उनकी जगह लेते रहेंगे तो उनकी जगह कम होती जाएगी, उनको और सफोकेटेड एरिया में रहना पड़ेगा, कंडीशंस खराब होती रहेंगी, ऐसे एनिमल्स के लिए काफी सारे पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये तो है हमारे नेगेटिव फैक्टर्स। तो अगर आपसे पूछना है ना नेगेटिव फैक्टर्स बताओ, तो सिर्फ नेगेटिव फैक्टर्स नहीं लिख के आना है, उसका नाम लिखना है। एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन के साथ साथ हमारी डिमांडें इंक्रीज हो रही है, भाई हमें हर चीज अच्छी वैरायटी में चाहिए, अच्छे घर चाहिए, बड़े घर चाहिए, छोटे घर में हमारा सर्वाइवल नहीं होगा, तो लैंड क्लियर होंगे। इसके अलावा हम हंटिंग में बहुत ज्यादा आगे हैं, तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड हंटिंग बहुत ज्यादा फेमस है, तो अगर हंटिंग होती रही इन एनिमल्स की तो वैसे भी ये डिक्लाइन होते जाएंगे। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाओ, संगाई। दो दो भी याद रखोगे एग्जाम के लिए तो इनफ है, कोशिश करना चारों याद रहे, लेकिन दो दो काफी है। ठीक है, तो इसके अगर आपने इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, संगाई 3 याद रख लिए, 2 याद रख लिए तो काफी है। ठीक है, तो नॉर्मल स्पीशीज क्लियर, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्लियर। बुक में नेक्स्ट हमारे लिए वल्नरेबल स्पीशीज है, लेकिन बच्चों अगर चेन में चले कि सबसे पहली सीढ़ी पे कौन आता है, तो नॉर्मल आता है, सेकंड सीढ़ी पे कौन आता है, वल्नरेबल आता है, थर्ड सीढ़ी पे कौन आता है, एंडेंजर्ड आता है। ठीक है, तो सीढ़ी के हिसाब से तो सेकंड नंबर पे वल्नरेबल होना चाहिए, पर पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा क्यों। ठीक है, चलो एग्जाम्पल क्लियर। एंडेंजर्ड स्पीशीज का इंडियन वाइल्ड एस ऐसा दिखता है, पाइन ट्रीज, नॉर्मल स्पीशीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। vulnerable species, these species are vulnerable to fall into endangered category। अब समझे कि vulnerable सेकंड पे क्यों है, क्योंकि नॉर्मल के बाद vulnerable species वो है कि इनका अगर ध्यान नहीं रखा तो अभी तो ये नॉर्मल चल रहा है, मतलब अभी तो ठीक है, अच्छी वैरायटी में है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा और वही ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती गई, हम बहुत ज्यादा हंटिंग करते गए, हमने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज बनाती रही, अगर हम इनके फॉरेस्ट को कट करते रहे, अपनी मर्जी से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज अगर हम करते रहे, तो धीरे धीरे जो स्पीशीज हैं जो वल्नरेबल हैं अभी, वो चली जाएंगी एंडेंजर्ड में। और वो कौन सी स्पीशीज है बच्चों? वो है एशियाटिक एलिफेंट, डॉल्फिन, ब्लू शीप। ठीक है, दो दो भी याद रखोगे तो चलेगा, लेकिन कंफ्यूजन नहीं करना है, इसका आंसर इसमें, इसका आंसर इसमें नहीं कर देना है। तो पहली सीढ़ी पे कौन हुआ? नॉर्मल। ठीक है, दूसरी सीढ़ी पे कौन हुआ? वल्नरेबल। थर्ड और डेंजर हो गया तो एंडेंजर्ड। 3 क्लियर, सीढ़ियां क्लियर, आगे बढ़े सीढ़ी में और ऊपर चले, एक और बची है। ठीक है, ये ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, जल्दी बताओ ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट किसका एग्जांपल है? वल्नरेबल। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज। अब रेयर और एंडेमिक ये सीढ़ी का हिस्सा नहीं है, ये अलग है। तो सीढ़ी के एंडेंजर्ड के बाद आएगा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, क्यों आएगा अभी समझाती हूँ, तो पहले तो सीढ़ी पे लिख देते। चौथी सीढ़ी पे कौन आया? एक्सटिंक्ट आया। ठीक है, चलो पहले समझते हैं क्या होता है। These species are not found in the areas where they were likely to be found. Extinct species बच्चों वो होता है कि मान लो इंडिया है, इंडिया में चीता बहुत नंबर में था। ठीक है, अब धीरे धीरे क्योंकि हंटिंग एक्टिविटीज बढ़ गई, लैंड क्लियर होने लग गया, इंडस्ट्रीज होने लग गई, माइनिंग एक्टिविटीज इंक्रीज होने लग गई, तो उस चक्कर में उस एरिया से वो एनिमल हो गया गायब, मतलब एक भी नहीं बचा है। तो जब कोई पूरी जगह, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट है कि नहीं है? कोई डायनासोर दिखता है आपको कहीं पे भी वर्ल्ड में? नहीं दिखा। डोडो एक ऐसी बर्ड जो कहीं पे भी आप फाइंड आप करोगे आपको नहीं मिलेगी। तो वो स्पीशीज बच्चों, वो एनिमल्स या तो कोई छोटे एरिया पे जहां पे पहले मिलते थे वहां से गायब हो गए हो, या कोई कंट्री से गायब हो गए हो, या पूरे वर्ल्ड से गायब हो गए हो, वो आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज में, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक।
पिंक हेड डक की तो मतलब अभी पिक्चर्स भी आप गूगल पे जाओगे तो आपको अच्छे से मिलेंगे नहीं, तो ये एक आर्ट फॉर्म की पिक्चर है। तो एक्सटिंक्ट स्पीशीज जरूरी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड से गायब हो चुकी हो, वर्ल्ड में हो सकता है वो कुछ एक दो जगह हो, लेकिन जहां वो पहले किसी एक रीजन में पाई जाती थी वहां से वो गायब हो चुकी है, ठीक है। अब ये मत समझना कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज मतलब पूरे कॉन्टिनेंट से और पूरी धरती से गायब हो चुकी है, वो भी एक्सटिंक्ट में आते हैं। लेकिन पहले अगर वो मान लो, जैसे मेरा, अगर मैं राजस्थान में हूँ, ठीक है, राजस्थान में कोई एक पर्टिकुलर एनिमल पहले पाया जाता था, अब उसको 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, वो एनिमल राजस्थान में तो नहीं पाया जाता है, अभी दूसरी जगह पे तो फिर भी है, तो वो राजस्थान से क्या हो गया, वो राजस्थान से एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि अब इतने सालों में वो राजस्थान में पाया नहीं गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर वो पूरी धरती से गायब हो जाए तो भी वो एक्सटिंक्ट का पार्ट है, ठीक है, क्लियर। उसके एग्जाम्पल्स एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। एशियाटिक चीता के बारे में डिटेल्स में हम और पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, सीढ़ी खत्म हुई। ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है, रेयर और एंडेमिक। रेयर और एंडेमिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों सेम सेम लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो वेरी गुड अभ्युदय। फर्स्ट नॉर्मल, सीढ़ी चढ़ेंगे वल्नरेबल, वल्नरेबल को और थोड़ा सा हालत खराब होगी, वार्निंग मिलेगी तो एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड में और ध्यान नहीं रखा तो उड़ जाएंगे। चलो नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज, they have a small population which can move to endangered or vulnerable in near future if negative factors। सबसे पहले तो मैं वापस नहीं बताऊंगी नेगेटिव फैक्टर्स, आई होप अभी सबको क्लियर हो गए होंगे कि कौन से नेगेटिव फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। कौन से नेगेटिव फैक्टर्स की बात हो रही है? हंटिंग, ज्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करना, इंडस्ट्रीज बना लेना, माइनिंग एक्टिविटीज कर लेना, पॉपुलेशन का इंक्रीज हो जाना, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है एनिमल्स पे, ठीक है। तो अभी समझो ये रेयर स्पीशीज में क्या डिफरेंस है बच्चों, ये ऑलरेडी कम पॉपुलेशन में, मतलब जब ये इनका रिप्रोडक्शन जो चला आ रहा है, ये एक साथ अमाउंट ही हमेशा से कम रहा है। मतलब कोई चीज, अगर मान लो आपके पास एक पेंसिल है और पेन है, उसके एग्जाम्पल लेते हैं, पेंसिल आपके पास 100 है ऑलरेडी और पेन आप खरीद के ही 5 लाए हो, तो वो रेयर स्पीशीज हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी कम मात्रा में। तो ऑलरेडी कोई चीज कम में है तो आप पेन की इनको बचा बचा के चलाओगे ना यार, किसी इंपॉर्टेंट जगह पर चलाएंगे, और ये जो पेंसिल है इसको यूज कर लेते हैं। तो जो ज्यादा अमाउंट में है उनका तो हम अलग तरीके से ध्यान रख ही रहे, जो ऑलरेडी कम है उस पर तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना। तो जो 5 पेन है आप बचा के रखोगे कि यार मैं बोर्ड एग्जाम में लिखूंगी, इससे अभी नहीं लिखूंगी क्योंकि इसको बचाना है, ठीक है। तो अगर आप अभी खत्म कर दोगे, प्री बोर्ड में खत्म कर दोगे, तो वो बोर्ड्स के लिए बचेगा ही नहीं। तो क्या करना है, रेयर स्पीशीज ऑलरेडी कम अमाउंट में होती है, और कौन सी होती है? एशियाटिक बफेलो और हॉर्नबिल। ये ऐसा नहीं है कि पहले 100 थी अब 50 रह गई है, हमेशा से 50 थी, ध्यान नहीं रखोगे तो 10 हो जाएंगी, ठीक है। तो ये होता है आपका रेयर स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज इससे क्यों अलग है ये समझेंगे। रेयर क्लियर है, थम्स अप भेज देना, ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। एंडेमिक स्पीशीज, दीज स्पीशीज आर ओनली फाउंडेड लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। सबके जो कीवर्ड्स मार्क कर रही हूँ आंसर में वो लिख के आना है, ठीक है, वरना अगर मुझे पता चला ना जिसने नहीं लिखा तो देखना फिर, ठीक है। इसका है ऑलरेडी हैव स्मॉल पॉपुलेशन, इसका कीवर्ड ऑलरेडी स्मॉल पॉपुलेशन, इसका कीवर्ड लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, कहीं चलता फिरता घर के आप आसपास दिखता है क्या? पेंगुइन नहीं दिखता ना। इनके कुछ लिमिटेड एरियाज होते हैं, ये वहीं जी सकते हैं, वहीं जिंदा रह सकते हैं। अगर इनको कोई ऐसी जगह पर लेके आओगे तो ये वहां पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब आप सोचो, उनकी ऑलरेडी जगह लिमिटेड है, अब इतनी कम जगह है, उधर आप अपना काम करने लग जाओगे कि यार पेंगुइन की ना यही जगह है, ग्लेशियर के आसपास रहते हैं, हम अपने ग्लेशियर को भी मेल्ट करेंगे और उधर भी हम अपने ना हमारी पॉपुलेशन को लेके जाएंगे। तो अगर आप उनकी जगह, उनका घर ले लोगे जो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, ऑलरेडी कहीं कोने में जाके है जहाँ पे वो बस वहीं रह सकते हैं, हम उनकी जगह वहां पर भी पहुंच रहे हैं, तो वो क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे डिक्लाइन और खत्म होने लग जाएंगे। जैसे कि अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजिन, अंडमान वाइल्ड पिंग, मिथुन इन आंध्र अरुणाचल प्रदेश, सॉरी 4 हैं, 2 याद रख लेना, ऐसा होता है मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब समझो, क्लियर करो, रेयर स्पीशीज ऑलरेडी कम पॉपुलेशन, कम ही है, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज बढ़ा सकते हैं अपनी पॉपुलेशन, लेकिन जगह जगह नहीं जा सकते। मतलब वो जो पेंगुइन्स है ना, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि चलो हम आपकी जगह ले रहे हैं, आप हमारी जगह आ जाओ, नहीं, वो उनका सर्वाइवल वही है जहां पर वो वहां पर रहते आ रहे हैं, लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया। अब जैसे कि निकोबार पिजन है, अंडमान टील है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में रहता है बच्चा। अब आप उनकी जगहों पे चले जाओगे अपना कब्जा जमाने, तो वहां पे तो नेगेटिव फैक्टर्स हो गए कि नहीं हो गए? नेगेटिव फैक्टर्स की हो जाने की वजह से
उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सीडी से थोड़े से अलग थे। रेयर छोटी पॉपुलेशन है, एंडेमिक उनकी जगह छोटी है, हम उनकी जगह पे ना जाएं तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। IUCN के द्वारा कौन से डिवीजन है स्पीशीज के, आपके सामने आंसर हो गया। चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। एशियाटिक चीता मैंने बताया था, आपकी बुक में भी ये बॉक्स है, इसको समझ लेते हैं। इसके कीवर्ड्स मैं बता दूंगी, वही अगर आंसर आता है उस तरीके से लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपका पॉइंट 1 क्या बनेगा? द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड मैमल द चीता इज अ यूनिक स्पेशलाइज्ड मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, और इसकी स्पीड क्या है? 112 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सबसे तेज, वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट एनिमल है। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन फॉर लेपर्ड, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ये लो फोटो। ठीक है, इट्स डिस्टिंग्विश मार्क्स आर टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस ईच साइड ऑफ द नोज, टीयर ड्रॉप शेप मार्क्स, ऐसे आंसू बह रहे हैं, दिख रहा है रोता हुआ, है ना? ठीक है, तो टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस ऑन ईच साइड ऑफ द नोज प्रायर टू 20th सेंचुरी, मतलब 1800s की बात हो रही है। 20th सेंचुरी तो ऑलरेडी क्या हो गई, 1900s हो गया ना, और उससे पहले क्या हुआ, 1800s हो गया ना। चलो, तो 1800s में क्या होता था, एशिया और अफ्रीका में, तो ये लिखना है, ये नेक्स्ट लाइन, प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीता वाज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। एशिया और अफ्रीका में ये बहुत अमाउंट में थे। टुडे द एशियन चीता या एशियाटिक चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट, मतलब ऑलरेडी, मैंने क्या बताया था, किसी एक रीजन में जब वो पहले थे और अब वो उस रीजन में नहीं पाए जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। अवेलेबल हैबिटेट का मतलब ऑलरेडी हमारी वो जो उनकी जगह थी, जिस जंगलों में वो रहते थे बच्चों, उस जंगलों पे हमने अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर ली, उनका लैंड ले लिया, उस लैंड को कल्टीवेशन के लिए क्लियर कर लिया, एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर लिया, उनका हंटिंग कर लिया। ठीक है, वो जिनके ऊपर फीड करते थे, मतलब वो अगर डियर्स के ऊपर अटैक करते थे तो हमने डियर हंटिंग भी कर दी, तो उनका प्रे भी खत्म हो गया। तो इस चक्कर में वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। द स्पीशीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, मतलब इंडिया में वो पाए जाते थे 1952 से पहले। 1800s में वो बहुत अमाउंट में थे, धीरे धीरे जब उनको पता लग गया 1952 में वो क्या कर दिया गए, उस जगह से एक्सटिंक्ट हो गए। इंडिया से तो नहीं, मतलब इंडिया में तो नहीं है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो पॉइंट्स मैंने बना दिए। सबसे पहला आपको वर्ल्ड फास्टेस्ट, आप चाहो तो इसको मूव के ना स्पीड को सेकंड पॉइंट कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, 20th सेंचुरी से पहले ये कहां पाए जाते थे, अफ्रीका एंड एशिया में। टुडे इज एक्सटेंड, क्यों, क्योंकि एक तो उनका हमने जगह छीन ली, और वो जिस पे अटैक करते थे उनका प्रे को भी हमने हंट कर दिया। और लास्ट पॉइंट बनेगा, इट वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952। आई होप आपको ये बॉक्स जो बहुत डिफिकल्ट लगता था या कंफ्यूजिंग लगता था, ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अलग फॉर्म का, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, हमारा लैंड इतना खराब कैसे होता चला गया। अगर 9th में आपने पढ़ा है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, तो बहुत चीजें तो मिलती हैं। ठीक है, बढ़े आगे। What are the causes of environmental degradation? इसके भी keywords देखते जाएंगे। ठीक है, the greatest damage inflicted on Indian forest was during the colonial period. तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे सबसे ज्यादा एक तो रेलवे बनी, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म याद आ रहा है, तो रेलवे बहुत बन रही थी इंडिया में। एग्रीकल्चर इंक्रीज हो रहा था, हम वो वाला एग्रीकल्चर कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, कॉटन उगा रहे हैं, टी, शुगर और ऐसी चीजें जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में थी, कमर्शियल क्रॉप्स। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या आई थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री बच्चों वो आई थी कि जब डीट्रिच ब्रांडिस आए थे, अभी इतना तो मुझे लगता है 1 साल पुरानी बात तो तुम्हें याद नहीं होगी, बोलोगे क्या बोल रही है मैम। ठीक है, तो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री आपकी ये थी जब फॉरेस्ट लॉज आ गए थे कि भाई अब वो जो यहाँ के इंडियन के पेजेंट्स हैं, इंडियन लोग हैं, वो जंगलों में नहीं आएंगे, हम जंगलों पे अपना राज करेंगे, हम इस लैंड को क्लियर करके हम रेलवे के लिए क्लियर कर देंगे, हम हमारी शिप्स के लिए क्लियर कर देंगे, हम अपनी मर्जी के क्रॉप्स उगाएंगे, तुम नहीं उगाओगे। वो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी। और माइनिंग एक्टिविटीज, अच्छा बार बार माइनिंग वर्ड आ रहा है, एक लाइन में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे मान लो आपको पता है कि मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन के अंदर में से। ठीक है, अब एक जगह है वहां पे तो क्लियर लैंड है, तो वहां से तो हमने मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर लिए। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि यार ये जो एनिमल्स जिस जंगल में रह रहे हैं ना, ये जो जंगल का लैंड है ना, इसके नीचे बहुत अच्छे मिनरल्स हैं,
तो हम क्या करते हैं, हम विदाउट थिंकिंग ऑफ देम, विदाउट थिंकिंग ऑफ एनिमल्स की हटो ना, इनको साइड करेंगे, हम वो लैंड को क्लियर करके हम वहां पे अपनी माइनिंग एक्टिविटीज करने लग जाते हैं। तो जब हम माइनिंग एक्टिविटीज उनकी जगह पर, उनके घरों पे करने लग जाते हैं, मान लो कोई आपके घर पर आता है और बोलता है कि ये घर खाली करो, इसके नीचे मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका तो घर टूट गया ना पूरा, आपको तो अपने घर से घर निकाला कर दिया। तो एनिमल्स के साथ भी यही होता था कि उनके जंगल के नीचे, उनके एरिया के नीचे अगर कोई माइंस उनको लगती थी कि यहाँ पर माइन बना सकते हैं, हम यहाँ पर मिनरल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इन माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी उनके घर धीरे धीरे उजड़ते गए, खत्म होते गए। ठीक है, तो एक ही लाइन में तो इतना बड़ा पॉइंट बन गया आपका एक पॉइंट में। ठीक है, बिटवीन 1951 एंड 1980, अब 1951 1980 जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, ब्रिटिशर्स से हमने हाथ जोड़ लिए हैं, उनको भगा दिया है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, अगर यहां तक भी लिख कर आते हो तो चलेगा, आगे बताऊंगी फिर। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिशर्स देश छोड़ के गए और हमें फ्री करके गए, तो उसके बाद जो इंडियन कम्युनिटीज थे और इंडियन पेजेंट्स थे, अब उन्होंने सोचा कि यार कम से कम खाने के लिए तो हमें हाथ नहीं फैलाने हैं, खाना तो हम अपना खुद ही सर्वाइवल करेंगे। तो हमने क्या करा, धड़ाधड़ तरीके से फॉरेस्ट को क्लियर किया, एनिमल्स की ना सोचते हुए फॉरेस्ट क्लियर किया, वहां पे अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, कैटल को ग्रेस कराना, गाय भैंस सब चराना, वहां पर अपने क्रॉप्स उगाना शुरू कर दिया कि यार कम से कम जो 3 वक्त का खाना है वो हम किसी कंट्री से नहीं मांगेंगे, इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। तो ब्रिटिशर्स के जाते ही 1947 में हमें आजादी मिली, 1951 में ब्रिटिशर्स के जाते ही हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत तेजी से शुरू कर दी। इससे इफेक्ट क्या हुआ, इससे इफेक्ट हुआ सारे के सारे एनिमल्स पर। एंड उसके बाद हमने क्या प्रैक्टिस किया, एक तो हमने प्रैक्टिस किया शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अ टाइप ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको थर्ड पॉइंट बनाना है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पता है कि नहीं पता है, जल्दी बताओ, मैं फिर भी बता देती हूँ, छोटे से जल्दी से 1 मिनट में बताऊंगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, बड़ा सा फॉरेस्ट का एक पार्ट है, इस पार्ट में पेड़ है, ठीक है, इनको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, काट दिए, अब पेड़ के मोटे मोटे तने लॉक्स तो वही है, तो उनको हम क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जला देते हैं। जलाने के बाद वहां पर क्या हो जाता है, क्या बिछ जाती है, एशेस। उस एशेस में हम क्या डाल देते हैं, हमारे सीड्स। ठीक है, और वहां पे हम अपना एग्रीकल्चर चालू कर देते हैं। ये चीज कब तक चलती है, 5 to 6 ईयर्स तक। उसके बाद हम बोर हो जाते हैं, वो लैंड थोड़ा सा खराब भी होने लग जाता है, तो ये सारे लोग मिलके कोई और लैंड पे सेम चीज करते हैं, तब तक ये लैंड वापस बेटर होने लग जाता है। ठीक है, ये लैंड जैसे ही बेटर होगा, हम वापस ये यहाँ से छोड़ के इधर आ जाएंगे, फिर यहाँ से छोड़ के कहीं और चल जाएंगे, उसके पेड़ काटेंगे, फिर जलाएंगे, फिर उसमें सीड्स डालेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। इसको ही हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ कुछ टाइम में उधर काटना, फिर जलाना, फिर सीड्स बो करना, कल्टीवेशन करना, वहां पे जब तक हमें फल फूल मिल रहे हैं वो ले लेना, थक जाएगा वो बेचारा लैंड तो हम चले जाएंगे अपना बोरिया बस्तर लेके कहीं और। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। अराउंड 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड टू प्रोग्रेस रिवर वैली। अच्छा, सिर्फ कल्टीवेशन नहीं चल रहा था, बहुत सारे ऐसे डैम्स बन रहे थे, उसमें से वन ऑफ द डैम का एग्जांपल पूछा जा सकता है, मैप के लिए भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा डैम है जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, तो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। इसकी वजह से भी आप सोचोगे कि यार मैम डैम की वजह से कैसे लैंड क्लियर हो रहा है, तो जैसे डैम बन रहा है कोई भी बड़ी रिवर पर, ठीक है, तो अब डैम के जो डैम बनेगा, फाउंडेशन खड़ी होगी, मान लो उधर आसपास जंगल है, तो उन जंगलों को क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई यहाँ पर तो हमारा डैम बनना शुरू होगा, तो अब जंगल क्लियर होंगे, उन एनिमल्स को शिफ्ट करवा दिया जाएगा या तो कहीं और किसी और जगह पर, या उनको बोल दिया जाएगा, मतलब उनके लिए बाउंड्री सेट कर दी जाएगी कि वो अंदर शिफ्ट हो जाए, तो उनकी जो रहने की जगह है पहले इतनी थी अब वो इतनी हो गई है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत सारे अराउंड 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट क्लियर हुआ था इस एक डैम को बनाने के लिए। थोड़ा सा अगर दिमाग से और खेला जाए तो हो सकता था कि हम फॉरेस्ट को बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने नई नई आजादी पाई थी, हर चीज बिल्कुल खराब हो चुकी थी, हमें कल्टीवेशन करना है, बहुत सारे डैम्स बनाना है कि सबको पानी मिल सके, इरिगेशन हो सके, उस चक्कर में हमने एनिमल्स की, एनवायरमेंट की, नेचर की सोची नहीं थी। ठीक है, ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, माइनिंग मैंने बता ही दिया, माइनिंग ऑल्सो कॉजेज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन। अरे, माइनिंग ऑल्सो कॉजेज लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन मैंने बता ही दिया, कहीं पे आपको लगता है कि वहां पे मिनरल्स
मिलेंगे तो आप वो पूरा लैंड क्लियर कर दोगे, पेड़ काट दोगे, वो जगह साफ कर दोगे, वहां पे माइंस बना दोगे। अब माइंस के पास तो इंडस्ट्रीज भी बनने शुरू हो जाएंगे। क्यों बनने शुरू हो जाएंगे? कि आप मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो ना, निकाल रहे हो, निकालने के बाद उसको आसपास की इंडस्ट्रीज में भेजोगे ना, ताकि वहां से हमें मिनरल मिल सके अच्छे से। तो जब इंडस्ट्रीज फॉर्म होंगी तो वहां से इंडस्ट्रीज का धुआं निकलता है, इंडस्ट्रीज के वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, और इस सबको किसको परेशान करेंगे सबसे ज्यादा? जंगल में आसपास कौन रह रहा है? एनिमल्स रह रहे हैं, तो वो भी तो इन सबको इनहेल करेंगे, गंदी सी स्मोक को, हानिकारक स्मोक को। इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो माइनिंग ऑल्सो कॉजेज लार्ज स्केल। माइनिंग का एक बड़ा एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा? बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल। ठीक है, 2 मैप के क्वेश्चंस निकले। कौन से? नर्मदा सागर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट भी डिफॉरेस्टेशन करा था, माइनिंग की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, क्लियर यहां तक? लास्ट पॉइंट में चले, बढ़े आगे। देयर आर वेरियस फैक्टर्स लाइक पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि एनिमल्स की हंटिंग करना उनकी स्किन के लिए, उनके दांतों के लिए, उनकी कोई ऐसी चीजों के लिए जिसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा, जैसे आपने सुना ना हाथी के दांत कितने काम के, आइवरी के जो होते हैं वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, तो हाथी के दांत निकाल दिए जाते थे। चीता की, लायन की स्किन बड़ी बहुत रॉयल मानी जाती थी कि वो स्किन लोग अपने घरों में जा जाके चिपकाते थे कि भाई उस टाइम में पैलेसेस में लगती थी। तो इन सब की वजह से भी काफी एनिमल्स का डिग्रेडेशन हुआ, एनवायरमेंट भी खराब हुआ। तो ये आपका बनेगा नेक्स्ट फैक्टर। ओवर पॉपुलेशन, तो फिर मैंने बता ही दिया है कि ओवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो हम उनकी जगह लेते जा रहे हैं धीरे धीरे, और हमारी डिमांड तो बढ़े ही जा रही है। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती है बच्चों जो कि डेवलपिंग होती है। ठीक है, ये समझना जरूरी। छोटे छोटे वर्ड्स को समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो बड़ी बड़ी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। अब लाइन पूरी समझ आ गई? समझ नहीं आया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज क्या बोल दिया, तो इसको क्लियर करो। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में कौन से आती है? हमारी इंडिया, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, क्योंकि अभी हम डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज में। ठीक है, तो हमारी कंट्री हो गई, तो हमारी कंट्री में ओवर पॉपुलेशन की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इंक्रीज हो रहा है। ओके, चलो बढ़े आगे, यहां तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हिमालयन यू क्या है? हिमालयन यू का एक तो साइंटिफिक नेम टैक्सस वैलीशियाना। देखो मैं इतनी गारंटी तो नहीं ले पाऊंगी तुम्हारी 100% की साइंटिफिक नेम्स याद नहीं रखने या रखने, कोशिश करना कि तुम्हें याद हो। कुछ भी कहीं से भी आ जाए मौका मत दो, सब याद रख लो। ठीक है, कहीं से भी मौका नहीं देना है। ठीक है, अब हिमालयन यू क्या होता है? एक मेडिसिनल प्लांट होता है। कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में मिलता है और अरुणाचल प्रदेश में। फर्स्ट पॉइंट, कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड, इसमें से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है, उसका नाम 1 मार्क क्वेश्चन में आ जा सकता है, उसका नाम है टैक्सोल। क्या होता है? वो जो तना होता है उस पेड़ का, बार्क होती है, उसमें से निकलता है। ठीक है, उसके रूट्स में से भी निकलता है, उसकी छोटी छोटी ट्विग्स, पत्तियों में से, डंडियों में से भी निकलता है। एंड इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड। बेसिकली काफी टाइम से सर्वे किया गया और ये पता चला कि टैक्सोल ने बहुत सारा कैंसर को ठीक किया है। तो बेसिकली कि कैंसर ड्रग है, कैंसर में पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि कैंसर लोगों का हील हो सके, बेहतर हो सके, इंप्रूव हो सके। द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये वही वाली बात हो गई कि अगर इसका बचाव नहीं किया, हम इसको यूज करते रहे, मतलब हमारे पास 10 है मान लो कोई पेंसिल, आप सोचो 5 मैंने प्री बोर्ड के लिए रखे, 5 बोर्ड के लिए रखे, अगर 8 आप 8 पेंसिल यूज कर लोगे प्री बोर्ड में, तो बोर्ड्स के लिए तो सिर्फ 2 बची ना। तो बस अगर हम ओवर यूज करते रहेंगे जहां जरूरतें नहीं है, तो ये क्या होने लग जाएगा? एक्सटेंट हो जाएगा। इन द लास्ट 1 डेकेड, यानी कि 10 सालों में thousands of yew trees have dried up in various parts of Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh. इतना यूज हो गया, इनफैक्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ, लोगों ने इतना निकाल निकाल के, वही जब काम नहीं आया तो उसको फेंक भी दिया, यूज भी नहीं लिया, तो उस वजह से काफी परेशानी हो गई इस प्लांट की। अब जिनको जेन्युइनली इनकी जरूरत होगी, मतलब जिसको मतलब बहुत ज्यादा जरूरत होगी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए, अब उनको भी ये नहीं मिल पाता है क्योंकि ओवर एक्सप्लॉइट हो चुका है। ठीक है, चलो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। हमने ये तो देख लिया कि एनवायरनमेंट को हम हानि कैसे पहुंचा रहे हैं, क्या क्या रीजंस हैं वो खराब हो रहा है। अब उसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, बचा कैसे रख सकते हैं, कंजर्व कैसे कर सकते हैं। चलो, ऑल राइट, कंजर्वेशन इज वाइटल। वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट, since it will help us to protect our environment and protect our ecosystem.
कंजर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो एनिमल, वाइल्ड लाइफ, नेचर, प्लांट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट सब खत्म होते जाएंगे। स्टार्टिंग में बायोडाइवर्सिटी में समझाया है कि हम भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम उनको ग्रांटेड इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें लगता है यार ये तो बड़े अमाउंट में है, कुछ थोड़े बहुत कम भी हो जाएंगे पेड़ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर ये ऐसे ही चलता रहा, खत्म होते रहे होते रहे होते रहे, तो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो कंजर्व करना, उसको बचाना बहुत जरूरी है। उसका पहला पॉइंट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। क्या इम्प्लीमेंट हुआ था कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंट को? 1 मार्क क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू लिख लियो यहाँ पर, ठीक है। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट या फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। क्यों? जगह जगह लोगों हैबिटेट बचाने के लिए। हैबिटेट क्या होता है? एनिमल्स का घर, इन शॉर्ट इजी फॉर्म, एनिमल्स का घर होता है भाई, जहां वो रहते हैं। हंटिंग को बैन करवा दिया गया क्योंकि हंटिंग की वजह से हमने बहुत सारे टाइगर तो खो दिए हैं, ठीक है, और उनको लीगल प्रोटेक्शन मिला उनके घरों को। बेसिकली आपने कभी देखा है कि कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता है, उसके घर के चारों ओर सिक्योरिटी होती है, या आप कभी आर्मी एरिया में देखा है आपने कि आर्मी एरिया जो होता है, आर्मी एरिया के चारों ओर ऐसे बड़े बड़े आर्मी सोल्जर्स खड़े रहते हैं कि हम उनके एरिया में गलती से घुस ना जाए, तो प्रोटेक्शन मिली होती है ना पूरे आर्मी वाले एरिया को। वैसे ही इनको प्रोटेक्शन मिली कि भाई अभी ना तो हंटिंग करेगा कोई, ना वहां पे कोई माइनिंग एक्टिविटीज करेगा, ना वहां पे जाके कोई ऐसे पेड़ कट करेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी क्या किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस करे कि हम इनको कैसे बचा सकते हैं। इंक्लूडिंग किस किस के लिए उन्होंने अनाउंस करे? टाइगर के लिए। एग्जाम्पल आ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस किस के लिए बचाव का और इंक्रीज करा और सिक्योरिटी इंक्रीज करी, तो टाइगर, 1 हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग, ये 1 हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग का दूसरा नाम है हांगुल, थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, और घड़ियाल हो गया। घड़ियाल बेसिकली एक रीजनल टाइगर हम बोल सकते हैं, ठीक है, आर सम ऑफ द एनिमल्स, रीजनल टाइगर बोला, सॉरी रीजनल क्रोकोडाइल बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्रोकोडाइल्स के बचाव के लिए, टाइगर के बचाव के लिए, 1 हॉर्न राइनोसोरस के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रोजेक्ट्स निकाले कि एक तो हंटिंग नहीं होगी, ये एनिमल्स जिस जिस एरिया में रहते हैं वहां पे बाउंड्रीज और सिक्योरिटी इंप्लॉय कर दी कि भाई यहाँ पर नहीं जाना है, जाना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्यों जा रहे हो, क्या काम है। तो काफी चीजें अनाउंस करी गई ताकि हम इनके घरों को और इन एनिमल्स को बचा सके। गवर्नमेंट हैज आल्सो प्रोवाइडेड पार्शियल, मतलब या तो आधी या फुल लीगल प्रोटेक्शन टू एनिमल्स, और कौन से? इंडियन एलिफेंट को, ब्लैक बक को, स्नो लेपर्ड को, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल्स उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो कौन से एनिमल्स हैं? इंडियन एलिफेंट, स्नो लेपर्ड और ब्लैक बक, ठीक है। ये अगेन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं जानती हूँ इस चैप्टर में बहुत सारे एनिमल्स हैं, तो बेस्ट पार्ट तो ये होता है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ या मेरे रिकॉर्डेड सेशन आप देख रहे हो तो नोट्स के साथ साथ एक एनिमल की टेबल जरूर बना लेना। मतलब आपकी अगर नोटबुक है, मैं कहाँ दिखाऊं, हाँ, अगर नोटबुक पे ये पेज है आपका, ठीक है, तो इधर आपने एक तो 6 स्पीशीज, नॉर्मल उसके एग्जाम्पल्स, एंडेंजर्ड उसके एग्जाम्पल, वल्नरेबल उसके एग्जाम्पल, रेयर उसके एग्जाम्पल, एंडेमिक उसके एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने किसको बचाया उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसे एक टेबल बना के, एक पेज की टेबल बनाओ ताकि जब एग्जाम आएगा तो ये टेबल पढ़ के जाओगे ना तो माइंड क्लियर रहेगा, ठीक है। समझ गए ये बात? चलो बढ़ते हैं आगे। यहां तक क्लियर कि ये तरीके हैं हम कंजर्व कर सकते हैं। अगर हंटिंग बैन हो जाए, पोचिंग बैन हो जाए, माइनिंग बंद हो जाए, उनके हैबिटेट को सिक्योरिटी मिल जाए, तो हम हमारे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, क्या है प्रोजेक्ट, देखते हैं। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन फॉनल वेब। फॉनल मतलब एनिमल स्पीशीज में ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल रहा है। 1973 से अथॉरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैज ड्विंडल, मतलब हिल गई है। 1827 फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000। आप सोच रहे हो 55,000 टाइगर जहाँ एक टाइम पे थे, हमारे पास 1827 रह गए। एक सेंचुरी मतलब 100 सालों के अंदर इतना नंबर गिरा है। इनके रीजंस क्या क्या थे? एक तो रीजन था पोचिंग फॉर ट्रेड, भाई कितना इंपॉर्टेंट है, टाइगर की स्किन इंपॉर्टेंट है, टाइगर की अलग अलग चीजों काम, टाइगर को मारने के बाद, टाइगर को हंट करने के बाद उसको जगह जगह बेचा जाता था, ट्रेडिंग करी जाती थी।
श्रिंकिंग हैबिटेट, हम उनका घर में घुस रहे हैं, चाहे तो वो हंटिंग हो, चाहे तो वो हमारी इंडस्ट्रीज हो, चाहे तो वो माइनिंग हो, उन सब चीजों की वजह से, ठीक है। हाँ, फॉनल वेब बेसिकली एक फूड चेन एनिमल की, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज, प्रे बेस मतलब वो जिन पे ऊपर अपना ऐसे नजर टिकाए रखते थे कि टाइगर किस पे अपना प्रे, टाइगर अपना किसके ऊपर अपनी आंखें टिकाए रखता है, डियर दिख जाए कोई ऐसा, तो अगर हम अपनी डियर हंटिंग ज्यादा करेंगे तो उनके जो प्रे बेस है, जहां पे जिसके ऊपर उनका सर्वाइवल चलता है, वो भी कम हो गया। तो यार जब उनका खाना हम छीन रहे हैं हंट करके, तो वो क्या खाएंगे, और नहीं खाएंगे तो सर्वाइवल कैसे होगा, ठीक है। तो उनका एक और ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ऑफ कोर्स हम तो मतलब बड़ा ही रीजन है, हम उनकी जगह पर भी, हमारी जगह से भी हमें लालच हमारा इतना है कि हमें अपने घर में भी रहना है, उनके घरों में भी जाना है, ठीक है। चलो, तो इन सब रीजंस की वजह से उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। इसके अलावा उनकी टाइगर स्किन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनके बोन्स काफी मेडिसिनल पर्पसेस के होते हैं, मतलब ये होता है कि अगर हंट करोगे जो टाइगर की बोन्स होती हैं, हो सकता है वो पुराने जमाने पे जब इतनी मेडिसिन नहीं होती थी तो एक ट्रीटमेंट का काम करती थी। especially in Asian countries has left the tiger population on the verge of extinction। तो एक्सटिंक्शन से पहले वाली सीढ़ी कौन सी थी? पहली सीढ़ी थी नॉर्मल, जल्दी बताओ। दूसरी कौन सी थी? वल्नरेबल। तीसरी एंडेंजर्ड। तो हो सकता है टाइगर अब एंडेंजर्ड से भी ऊपर जाता जा रहा है, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर के पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले तो की वाइल्ड लाइफ स्पीशी है, यहां तक लिख सकते हो। 1973 में ऐसे लिख सकते हो, द अथॉरिटीज रियलाइज दैट टाइगर पॉपुलेशन हैज ड्विंडल्ड और रिड्यूस्ड, दोनों वर्ड चलेगा। 1827 से फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 इन जस्ट 1 सेंचुरी, मतलब 100 सालों के बीच में। क्यों? इसके रीजंस बहुत सारे हैं। द मेजर रीजंस आर, द मेजर रीजंस भी ऐसे लिख सकते हो, द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, काट सकते हो। पोचिंग सच एज भी काट सकते हो, पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा। और उनकी स्किन्स और बोन भी मेडिसिन में काम आती थी। ये थर्ड पॉइंट बना, ये फोर्थ पॉइंट बना, ठीक है, समझ गए? ये फोर्थ पॉइंट, यहां तक अभी फोर्थ पॉइंट है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड ऑन 9। इन सब चीजों के चलते प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ। कब लॉन्च हुआ? कितने पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए। कब लॉन्च हुआ? 1973 में लॉन्च हुआ, ठीक है। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज बट विद इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इतना ध्यान नहीं देना है, फिर भी समझा देती हूँ। बेसिकली आसान लैंग्वेज में ये कह रहा है कि अभी एंडेंजर्ड है, ध्यान नहीं रखा तो जो भी एनिमल एंडेंजर्ड है, और टाइगर भी एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही है इस लाइन का मतलब। इतना ध्यान नहीं देना, इतना घबराना नहीं है सारी लाइनों से, ठीक है। नेक्स्ट, इस पार्ट को फिर छोड़ के 6 पॉइंट आप बनाओगे। कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, एग्जाम्पल क्योंकि मैप में भी पूछे जा सकते हैं। सुंदरबंस नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल और बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, राजस्थान में रणथंभौर भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है लेकिन ज्यादा टाइगर यहाँ पाए जाते हैं। मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। अब आप सोचोगे रिजर्व का मतलब क्या है मैम, टाइगर रिजर्व क्या है? यहाँ पर टाइगर्स को ना तो हंटिंग, टाइगर्स की ना तो हंटिंग अलाउड है, ना पोचिंग अलाउड है, ना उनके घरों में जाना अलाउड है। उनको पूरी लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है सरकार के द्वारा, और जितने बचे कुछ टाइगर है उनका पूरा ध्यान रखा जाता है क्योंकि अभी वो एंडेंजर्ड है। ध्यान नहीं दोगे तो वो एक्सटेंड हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी सीढ़ी पर है, पहली दूसरी तीसरी यहाँ पर ऑलरेडी है। नहीं ध्यान दिया तो चौथी सीढ़ी चढ़ जाएंगे, चौथी सीढ़ी चढ़ गए तो मतलब गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें से हो सकता है मैप के लिए तो सारे आपको दिमाग में होने चाहिए कौन सी कहां पर है। आंसर लिखोगे तो 3 लिख सकते हो, ठीक है। 6 पॉइंट बना दिया है, बड़ा क्वेश्चन का पूरा आंसर आपको मिल गया है, ठीक है, ठीक है। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में आने के लिए, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। चलो, अभी ध्यान देते हुए कि यार अभी जंगलों को बचाना है, ध्यान देना है, एनिमल्स की मदद करनी है, वाइल्ड लाइफ को बचाना है, तो क्या करें? और लैंड हमारे पास बहुत है तो कैसे बताएं यार, अभी तो हमें भी तो यूज करना है, हमें भी तो कल्टीवेशन करना है, हमें भी तो एग्रीकल्चर करना है, तो अभी कैसे डिवाइड करें? ये दिमाग में इतना कंफ्यूजन चल रहा था, तो पूरे जो लैंड है इंडिया का, फॉरेस्ट लैंड, उसको डिवाइड कर दिया गया 3 भागों में, ठीक है। कैसे? फर्स्ट है रिजर्व्ड फॉरेस्ट, दीज आर द मोस्ट वाइटल, मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड अबाउट हाफ
हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, मतलब हाफ पार्ट किसके लिए है? रिजर्व के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री अलाउड नहीं होती है। ये सबसे अच्छा फॉरेस्ट माना जाता है, चाहे तो वो उसका प्रोडक्शन वैल्यूएबल रिसोर्सेज देता हो, वहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड एनिमल्स रखे जाते हो, अलग अलग वजहों से इस लैंड में हमारी एंट्री नहीं है। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट उससे थोड़े से कम नीचे। अभी हम सीढ़ियों पे नीचे आ रहे हैं, सबसे ऊपर तो रिजर्व हो गया, अभी आएगा प्रोटेक्टेड, सबसे नीचे आएगा अनक्लास्ड। ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डिक्लेयर्ड 1/3, हाफ, 1/3 कीवर्ड्स याद रखने, 1/3 of the total forest area as protected forest which saves it from future depletion। मतलब अगर इन पे हमने ध्यान नहीं दिया तो धीरे धीरे यहाँ पर रहने वाली जो प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पे जो हमें अच्छा टिम्बर मिल रहा है, एनिमल्स आराम से रह रहे हैं, अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अगर हमारा ओवर पॉपुलेशन, हमारी हंटिंग, हमारी माइनिंग एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज बनती गई, तो धीरे धीरे ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी खत्म हो जाएंगे, खराब होते जाएंगे, इनकी क्वालिटी खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लगभग 1/3 आता है, रिजर्व फॉरेस्ट हाफ आता है। रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर टुगेदर कॉल्ड एज परमानेंट फॉरेस्ट। 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। बताओ परमानेंट फॉरेस्ट में कौन आता है? आपको पता होना चाहिए, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड। अभी रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड परमानेंट फॉरेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, टुगेदर एक साथ बोलना है तो। मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। यहाँ पे सबसे अच्छा टिम्बर मिलता है। टिम्बर बहुत सारी चीजों में काम आता है, चाहे तो रेलवे ट्रैक्स के बीच वाले स्लीपर्स हो, क्योंकि ये जो टिम्बर छोटे बच्चों एक तो बहुत मजबूत, आसानी से टूटता नहीं है, खराब नहीं होता, पानी पड़ने से भी बेकार नहीं होता, बहुत अच्छा वुड क्वालिटी है, इसलिए ये इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाता है, इसलिए इन फॉरेस्ट को ध्यान दिया जाता है। और प्रोटेक्टिव रीजन, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे एनिमल्स रखे जाते हैं जिनको हंटिंग का डर है, शायद जिनको पोचिंग का डर हो, जिनकी ट्रेडिंग हो सकती है, जिनको मारा जा कर सकता है, या वो ऑलरेडी कम क्वांटिटी में बचे हैं, एंडेंजर्ड हो चुके हैं, तो उस रीजन की वजह से भी इन फॉरेस्ट को हम नहीं हाथ लगाएंगे। ठीक है, चलो थर्ड, बेकार क्वालिटी वाला फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट, उसको नाम ही नहीं दिया, अनक्लास कर दिया। ठीक है, बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब जो एजेंसीज होती है, प्राइवेट लोग, ये वाले जो गवर्नमेंट देखता है, रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को कौन देखता है? सरकार देखती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देखता है। इसको कौन देखता है? गवर्नमेंट एंड कम्युनिटीज मिलकर एक साथ ओन करती हैं, क्योंकि सरकार बोलती है यार हम कितना ध्यान दें, रिजर्व पे भी हम ध्यान दे रहे हैं, प्रोटेक्टेड पे भी ध्यान दे रहे हैं, अब तुम्हारे शहरों में आके अनक्लास फॉरेस्ट पे भी थोड़ा ना ध्यान देंगे। तो सरकार जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, लोकल कम्युनिटीज को, प्राइवेट एजेंसीज को, कोई पर्टिकुलर ग्रुप्स को बोल देते हैं कि इनका ध्यान तुम रखो, तुम्हारे हाथ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, बेसिकली या तो वेस्ट लैंड होता है जिसपे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी बहुत अच्छे से नहीं हो सकती है, या फिर इस पे बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी नहीं रहते, तो इन लैंड को कोई भी यूज कर सकता है, तो सबके यूज के लिए है अनक्लास फॉरेस्ट। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इस आंसर का, कि एक तो ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, मैप में भी पूछे जा सकते हैं कि मैप में रिजर्व फॉरेस्ट मार्क करो, कोई भी दो, तो मैप में भी हो गया, एमसीक्यू बता दिया, मैप में हो गया, उसके अलावा जो बड़ा क्वेश्चन आप लिख रहे हो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसमें भी ये आंसर बन गया। तो आप चाहो तो लास्ट में ऐसे आंसर में मेंशन कर सकते हो, लास्ट में मेंशन नहीं करना है तो जब इसको समझा रहे हो इसके नीचे एग्जाम्पल बता दो एरिया, इसको समझा रहे हो तो इसके एरिया के एग्जाम्पल बता दो, आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, परमानेंट फॉरेस्ट मतलब इसमें मध्य प्रदेश आएगा। परमानेंट फॉरेस्ट कौन सा है? जिसमें रिजर्व और प्रोटेक्टेड दोनों है, तो मध्य प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें रिजर्व्ड भी है फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड भी आता है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। आंसर के लिए अगर दो भी याद कर लेते हो तो ठीक है, इसको भी मैंने जो टेबल समझाई है उस तरीके से जब आंसर लिखोगे नोट्स में लिख सकते हो कि द रिजर्व, प्रोटेक्टेड, अनक्लास, उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, ऐसे टेबल थोड़ा थोड़ा माइंड मैप्स बनाओगे, टेबल्स बनाओगे तो उस तरीके से नोट्स भी आसानी से बनेंगे, इजी भी रहेगा, बनाने में भी मजा आएगा और लिखते लिखते याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, 2-3 याद रखोगे चलेगा, लेकिन सारे, अगर आपसे पूछा कि बिहार प्रोटेक्टेड में आता है, रिजर्व में आता है, तो याद होना चाहिए ना। ठीक है, अनक्लास फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ गुजरात। अच्छा थोड़ा सा ना इधर कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आप खुद सोच के देखो रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ आ रहे हैं? आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये एरियाज में बारिशें भी अच्छी होती है, ये ग्रीन एरियाज भी है, तो नेचुरल सी बात है ना बच्चों, फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाएंगे।
प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो थोड़ा सा मिडल वाला रीजन है, बिहार वाला रीजन, नॉर्थ वाला रीजन हो गया, वहां पे चलो ठीक है बहुत अमेजिंग तो नहीं है लेकिन उससे तो कम है। और पार्ट्स ऑफ गुजरात और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे ना तो ज्यादा एनिमल्स होते हैं, और अगर ज्यादा एनिमल्स होते हैं तो वो एंडेंजर्ड नहीं होंगे, या फिर वहां पे बहुत इजीली क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान भी अगर आप इसके साथ अगर राजस्थान भी सोच के देखोगे तो राजस्थान तो एकदम सूखा बैरन लैंड है। तो पार्ट्स ऑफ गुजरात, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोस्टली वेस्ट लैंड और अनक्लास्ड फॉरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स की कोशिश तो आपको याद करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट्स अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन पे। इन सम एरियाज लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व। अभी कम्युनिटी का लोकल लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो हमने देख लिया कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी सारी चीजें कर रही है, प्रोजेक्ट टाइगर लेकर आ गई है, हंटिंग बैन करा दी, लीगल प्रोटेक्शन दे दी, बाउंड्रीज लगा दी, सब कर दिया जो करना था। अब जो लोकल लोग हैं वो किस तरीके से कंजर्व कर रहे हैं, वो कैसे मदद कर रहे हैं, ये आंसर बन के आ सकता है कि कम्युनिटी का क्या रोल है, कम्युनिटी कैसे हेल्प कर रही है। तो इन सम एरियाज ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग। अब लोकल कम्युनिटीज कैसे अपनी हेल्पिंग हैंड दे रही है, तो बात करते हैं सबसे पहले सरिस्का टाइगर रिजर्व की। राजस्थान में ये है, मैप वर्क एमसीक्यू। विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट बाय माइनिंग। तो वहां पर ना माइनिंग एक्टिविटीज चालू हो रही थी, क्योंकि ये पता चला कि इस जगह से काफी ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट हो सकता है। तो जैसे पता लगा तो काफी सारी कम्युनिटीज कोशिश कर रही थी कि हम इनका लैंड, इनका जंगल, इस टाइगर रिजर्व का जंगल क्लियर कर देते और यहाँ पे अपनी माइनिंग एक्टिविटीज कर देते। अब वहां पे क्या पाया जाता है, टाइगर। टाइगर को छेड़ोगे तो टाइगर की जगह, टाइगर का घर छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑलरेडी एंडेंजर्ड हो चुका है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को सामने दिखाते हुए कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग आप माइनिंग फॉरेस्ट एरिया में नहीं कर सकते, तो वहां की लोकल कम्युनिटीज एक साथ प्रोटेस्ट में आ गई कि नहीं, यहाँ माइनिंग एक्टिविटीज हमारे रहते हुए तो नहीं चलेंगी। तो एक तो हमें ये एग्जांपल दिखा कि भाई कम्युनिटी भी आगे आ रही है। दूसरा एग्जांपल हमें कम्युनिटी का एक और दिखा राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस, 5 गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया, द इनहैबिटेंट्स, वहां के लोगों ने 1200 हेक्टेयर लैंड, इतना लैंड, कुछ लगभग 1200 हेक्टेयर लैंड, मतलब कोई भी बड़ा से लैंड में से इतना लैंड को, जो कि 1200 हेक्टेयर्स का होगा, उतने लैंड को अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर दिया कि एक रिजर्व है। अपनी मर्जी से भैरवदेव डाकव नाम रखा उन्होंने उसका, भैरवदेव डाकव, और उसको अपनी सेंचुरी, तो बेसिकली इंग्लिश में बोलोगे तो सेंचुरी, अपनी मर्जी से उन्होंने सेंचुरी उसको बनाया और बोला कि यहाँ पे तो हंटिंग भी नहीं होगी इस रीजन में, और हम यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको हमारी हेल्प भी करेंगे, उनको बचाएंगे भी। तो उन्होंने एक तरीके से खुद ही, भाई वहां पर कोई रिजर्व बनाने नहीं आ रहा था, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं आ रही थी, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम मिलके ही अपनी खुद की ये एक बाउंड्री बना ले कि ये एक सेंचुरी है, यहाँ पे एनिमल्स को ना तो हम परेशानी पहुंचाएंगे, ना हम यहाँ के पेड़ काटेंगे, और ना हम यहाँ पे हंटिंग अलाउ करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो नजर आते हैं कि कैसे कम्युनिटी भी आगे आ रही है। उसके अलावा चिपको मूवमेंट सबको पता होगा, पेड़ों से चिपक गए थे उस टाइम पे, अगर आपको फोटोज पता हो कि भाई पेड़ को तो काट लेते हो, हमें भी कैसे काटोगे, हमें तो नहीं काट पाओगे, तो हम चिपक जाएंगे पेड़ों से, पेड़ नहीं काटने देंगे हम तुम्हें। ठीक है, तो सक्सेसफुल हैव बीन सेविंग द फ्लोरा एंड फौना। काफी सारे जंगलों को कटने से, खराब होने से चिपको मूवमेंट ने बचाया है। नेक्स्ट आप बता सकते हो, तो ये बड़ा आंसर बना है फिर से, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट चिपको मूवमेंट, फोर्थ बीच बचाओ आंदोलन यानी क्रॉप सेविंग करना, तेहरी उत्तराखंड में है ये जगह, और नवदलिया आंदोलन हैज स्टॉप टू यूज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर, साइंटिफिक केमिकल, जो सिंथेटिक केमिकल्स होते हैं कि भाई ये जो, याद है अगर अभी काफी न्यूज में भी आ रहा था कि जब कोई कल्टीवेशन एक्टिविटी चल रही है, किसी का खेत है, तो जब आप ऐसे फर्टिलाइजर को यूज करो कि भाई जल्दी जल्दी क्रॉप तो उग जाएगा, लेकिन उसकी जो लैंड है, जो सॉइल है, वो खराब होती जाएगी बहुत जल्दी। तो जो भी केमिकल यूज होता है जिसकी वजह से लोग अपने क्रॉप्स उगाते थे, उस पर बैन लगाया कि केमिकल यूज नहीं करोगे, नेचुरल तरीके से क्रॉप्स को उगाओ, ताकि जो लैंड है, जो सॉइल है वहां की, वो भी खराब ना हो। तो ये भी कम्युनिटी आगे आए कि यार हम नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल फर्टिलाइजर यूज करेंगे, सिंथेटिक केमिकल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बना फोर्थ। लास्ट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी इंट्रोड्यूस हुआ। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मैंने पूरा यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उसका एक पूरा क्वेश्चन बनेगा, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट मतलब जॉइंट, कम्युनिटीज का, सरकार का, दोनों का एक दूसरे का मिलन, कि भाई हम दोनों मिलके ना लैंड को बचाते हैं, एनिमल्स को बचाते हैं, एनवायरमेंट को बचाते हैं, तो इसलिए जॉइंट है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन इंक्लूडेड था, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल
कम्युनिटीज। इन सब ने मिलकर ऐसा सोचा कि हम सब मिलके आएंगे और वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे। ठीक है, चलो क्लियर। सेक्रेड ग्रोव्स क्या होते हैं, ये आया है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है एज अ क्वेश्चन, इसके भी पॉइंट्स मैं बता दूंगी। ठीक है, चलो तो हम यही देखते हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ, यहां तक लिखोगे। बेस्ड ऑन प्रेमाइज दैट ऑल क्रिएशंस ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। इसको इजी वे में बताऊं तो इस लाइन का मतलब है कि जो पेड़ों की पूजा, पर्टिकुलर प्लांट की पूजा करना इसलिए लिखा है कि भाई सिर्फ इंसानों का ही ध्यान क्यों रखे, एनिमल्स का ही ध्यान क्यों रखे, हमें पेड़ पौधों का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, सच बिलीव्स आर प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म, यानी कि इस रूल के चलते आते, इस ट्रेडिशन के चलते आए ऐसा बहुत सारे पेड़ हैं जिनको ना तो छेड़ा जाता है, ना ऐसे 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 रेकलेसली ऐसे मर्जी चाहे तब तोड़ा जाता है कि भाई यूज कर लेंगे या उसके ऊपर पैर रखा जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसकी उतनी इज्जत और उसकी उतनी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव, द फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ठीक है, दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर अनटच्ड बाय लोकल पीपल, इनको ज्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं करी जाती है, उनका ध्यान भी रखा जाता है, किसी जगह पर वो है तो आसपास बाउंड्री भी बनाई जाती है। सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री, तो इसका एक तो ये रखना है यहां तक फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हुआ क्या कहा जाता है, इन बिलीव्स के चलते आए बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिनको सेक्रेड बोला जाता है, तो दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स। डायरेक्ट लिख सकते हो दीज आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, और सेक्रेड ग्रोव्स क्या कहते हैं, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। इट हैज बीन अनटच्ड बाय पीपल एंड इंटरफेरेंस इज बैंड, इनके ऊपर इनकी जो बाउंड्री बनाती है उसमें जाया भी नहीं जाता कि भाई तुम अलाउड नहीं हो, अभी नहीं जाना। ठीक है, थर्ड। ठीक है, सर्टेन सोसाइटीज रिवर अ पर्टिकुलर ट्री विच हैव प्रिजर्व्ड, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चलता है। तो मुंडास एंड संथल ऑफ छोटा नागपुर रीजन बेसिकली महुआ ट्री को अपना सीक्रेट इंपॉर्टेंट मानते हैं, एंड कदम्बा ट्रीज एंड ट्राइबल्स ऑफ ओडिशा एंड बिहार वर्शिप द टैमरिंड एंड मैंगो ट्रीज ड्यूरिंग वेडिंग्स। ठीक है, हर जगह अलग अलग है, कहीं पे बरगद है, कहीं पे पीपल है, कहीं पे मैंगो है, कहीं पे नीम है, कहीं पे तुलसी है, हर रीजन का अलग अलग है। कुछ रीजन का यहाँ पे मेंशन्ड है और यही आपको आंसर में बनाना है। फोर्थ पॉइंट लिखा है ना, टू मेनी ऑफ अस पीपल एंड बैनियन ट्रीज आर वेरी कंसिडर्ड सेक्रेड, है ना, तो मेरे घर के आसपास तो बरगद का पेड़ और नीम तुलसी ये वाली चीजें हैं। ठीक है, आगे इंडियन सोसाइटी कंप्राइजेस सेवरल कल्चर्स एंड मेनी एंड ईच ऑफ इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड क्रिएशंस। हर जगह पे अपने अपनी मर्जी के रूल्स फॉलो होते हैं। बच्चों आंसर यहाँ तक खत्म करोगे तो चलेगा, लास्ट पॉइंट इस पे से एक बता दूंगी अभी कि क्यों आएगा। अब इसका इस बॉक्स का बेसिकली मतलब है कि कहीं पर तो एनिमल्स की भी उतनी देखरेख होती है, जैसे काउस तो बहुत ही ज्यादा, मतलब हर एरिया में आई थिंक हमें होगा कि गाय जो है, काउ जो है वो एक सेक्रेट एनिमल माना जाता है, उसको हम ज्यादा परेशान भी नहीं करते हैं, उसको हम ज्यादा ऐसा भी नहीं करते हैं कि कहीं से जा रहे हैं तो किसी बच्चे ने उसको परेशान कर दिया, या उसको भी एक सेक्रेट माना जाता है बच्चों। ठीक है, तो सेक्रेट क्वालिटीज आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स, माउंटेन पीक्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जनरली हम प्लांट्स की, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पूजा करते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनका ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसे माउंटेन पीक्स है कि वहां पे जाके छोटा सा मंदिर मिलता है तो लोग इतना दूर ट्रैवल करते हैं ताकि उस मंदिर में पहुंच सके। तो बहुत सारी अलग अलग जगहों पे अलग अलग अपने रूल्स और अपने अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं बच्चों। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकाउस एंड लंगूर्स, क्या कोई भी ऐसे मंदिर के आसपास होके आया हुआ। इनफैक्ट मैं तो माउंट आबू एक जगह है राजस्थान में जहां पे गई थी, वहां पे बहुत बंदर थे, लेकिन बंदर आपको भी परेशान नहीं करते, बस आपके हाथ में अगर कोई लड्डू या कुछ मीठा होता है तो उसको लेके चले जाते हैं, लेकिन आपको कभी परेशान नहीं करते। लेकिन वहां पे मतलब 100-200 बंदर भी देखे हैं मैंने एक साथ। इनफैक्ट राजस्थान में एक और जगह है जहाँ पे एक मंदिर में या एक जगह पर बहुत सारे रैट्स भी हैं। तो हर जगह पर अलग अलग होते हैं, कोई उनको छेड़ता नहीं है और वो भी आपको परेशान नहीं करते हैं। तो बस ये सारी चीजें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मकाउस एंड लंगूर्स अराउंड मेनी टेम्पल्स, दीज आर अ पार्ट ऑफ इन, हाँ आई गया राजस्थान का। In and around Bishnoi villages in Rajasthan, herds of black bug and नीलगाय and peacocks can be seen as integral part. यानी राजस्थान में नीलगाय और पीकॉक्स को काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मतलब ना तो उनको परेशान करोगे, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में आसपास उस जगह पर भी आपको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, सब समझ गए? तो सेक्रेड ग्रोव्स तो बहुत ही आसान कहानी थी।